बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज जो आजकल मौजू है और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो नई लहर आई है, उस लहर ने एक और ही रुख इख्तियार कर लिया है। मसलन 2024 में 1758 जो हमारे फ़ौजी एहलकार हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं और उनका टारगेट जो है दहशतगर्दों का, भले वो TTP हो, उसको फितनतुल ख्वारिज कहें, कुछ भी कहें, दहशतगर्द हैं और उनका जो टारगेट है, हदफ है, वो खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जो एहलकार हैं, फ़ौजी एहलकार हैं, वो होते हैं। इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पे भी डायमेंशन बिल्कुल बदल गई है। वहाँ पे भी पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो निशाना तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आम लोग जैसे जाफ़र एक्सप्रेस के अंदर हुआ वो भी निशाना बने हैं। इसके बाद हम सुनते हैं कि रूल्स ऑफ गेम्स जो हैं वो बदल गए हैं। तो इस रीजन के हवाले से क्या क्या कुछ हो रहा है, ये रूल्स ऑफ गेम्स क्या वाकई बदल गए हैं और इसको किस तरह से देखा जाए, इस नई लहर को, कौन कहाँ किसके तले किस छतरी के नीचे दहशतगर्द तंजीमें इकट्ठी हो रही हैं, अमेरिका एक मरतबा फिर अफ़गानिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, ये सब जो कहानी है या ये हो क्या रहा है इस रीजन के अंदर, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और इस मामले के ऊपर कि इस खित्ते के अंदर जंग कहाँ तक आ गई है और इस खित्ते में और ख़ास करके पाकिस्तान को इस चैलेंज से कैसे निपटना है, हमारे पास बेहतरीन लोग हैं जो कि इसके ऊपर बात करेंगे। खुरासान डायरी के जो कि कवर करते हैं इफ्तिखार फिरदौस साहब, जो कि एडिटर हैं खुरासान डायरी के और बहुत बाखबर सहाफ़ी भी हैं। उनके साथ टीपू साहब हैं, हमारे दोस्त भी हैं, एहसान टीपू महसूद जो कि इसके ऊपर डायरेक्टर न्यूज़ हैं खुरासान डायरी के और बाखबर दोनों ही हैं, इसलिए उनसे बात करेंगे कि हो क्या रहा है और आप तक इन्फॉर्मेशन दें कि इस पूरे रीजन के में रूल्स ऑफ गेम्स क्या वाकई बदल रहे हैं तो कैसे। तो पहले तो इफ्तिखार, यही बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने सुना DGISPR ने कहा कि रूल्स ऑफ गेम्स बदल गए जाफर एक्सप्रेस के बाद। क्या कहेंगे, क्यों बदले हैं और क्या बदले हैं, यानी कैसे बदले हैं, वो हैं क्या रूल्स ऑफ गेम्स? देखिए आसमा साहिबा, एक तो कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं और कुछ एक्सटर्नल हैं। और ये जो भी इसका सिंपल जवाब दे वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसके कोई सिंपल आंसर्स जो है वो नहीं है, क्योंकि जो ग्लोबल चेस बोर्ड है वो बदल रहा है इस टाइम पर और उसमें नए एलाइज भी आ रहे हैं, नए दुश्मन भी जो है वो बन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पहले पाकिस्तान को जो है वो अफ़गानिस्तान के लेंस से जो है वो देखा जाता था ग्लोबली। अब जो नया ट्रेंड आ रहा है वो पाकिस्तान को ईरान के लेंस से जो है वो देखा जा रहा है और जो प्रॉब्लम आगे बनने जा रही है, इसलिए बलूचिस्तान जो है वो इन फोकस जो है वो ज़्यादा आ रहा है बनिस्बत इसके कि KP के अंदर भी प्रॉब्लम है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर अटैक्स का मेयार जो है वो बिल्कुल बदल गया है। और कंसिस्टेंटली हम एक पैटर्न देख रहे हैं अगस्त 26, 2024 के बाद, कि जिसमें कुछ लोग आते हैं, वो कुछ एरिया को कब्जा कर लेते हैं, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस आते हैं, उनको एम्बुश किया जाता है, फिर उसके बाद दिसंबर में हमने देखा कि बड़े बड़े रूट्स पर जो है वो कब्जा कर दिया गया, फिर ट्रेन को जो है वो हाईजैक कर दिया गया और कल दोबारा भी यानी ऐसी सिचुएशन थी बलूचिस्तान के अंदर जिसमें रोड्स जो की बंदिश हुई और फिर एक पंजाब के लोगों को जो है उसमें जो है वो टारगेट जो है वो किया गया। अब उसमें जो आप पूछ रही हैं कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो बदले हैं, मेरे ख्याल में रियासत जब ये बात करती है कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदले हैं तो उसका कोई फिजिकल कोई मेयार होना चाहिए कि जो नज़र आए। अगर इसको वाकई में जो है आपने सीरियसली लेना है तो ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जब मैं ये बात करता हूँ ये इतनी सिंप्लीफाइड नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का मौजूदा जो पॉलिटिकल एक सेटअप है और उसके अंदर जो अनासर हैं, फिर उस पे अलावा सिक्योरिटी डायमेंशंस के अंदर जो हैं और फिर प्रोविंसेस और फेडरेशन के दरमियान में जो रिलेशनशिप है, कोई सिंपल आंसर्स नहीं है। अब वो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है उसकी डिटेल्स तो नहीं बताई गई, लेकिन अमलन तौर पर जो फ़िलहाल कुछ दिनों के अंदर जो है वो नज़र आया है, इससे तो लगता है ऐसा ही है कि ये हालात जो है मज़ीद ख़राबी की तरफ जो है वो जाएंगे। अब ये एहसान आप क्या कहते हैं, क्योंकि इस हवाले से हम देखते हैं कि थोड़ा सा अगर पीछे से शुरू करें कि खैबर पख्तूनख्वा में एक ऑपरेशन हुआ, फिर वो कामयाब हुआ APS के बाद और फिर दहशतगर्दी ख़त्म हो गई, फिर ये बहस ज़ोर पकड़ गई कि वहाँ से लोग जो थे वो लाए गए थे, उनका सेटलमेंट हुआ था। PTI इसको डिनाई करती है बहुत ज़ोर से, लेकिन हक़ाइक़ क्या है, क्या हुआ क्या कि ये दोबारा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये लड़ाई जो है शुरू हो गई?
हाँ बिल्कुल, जिस तरह आपने APS की बात की तो वहाँ पे भी हमने एक माहौल देखा था कि नेशनल एक्शन प्लान वगैरह इस तरह की चीज़ें बनी थी और काफ़ी फोर्सफुली पाकिस्तान ने कहा था कि मज़ीद हम टॉलरेट नहीं करेंगे। जितनी भी इस तरह की तंजीमें हैं और जो फैसिलिटेटर्स हैं, हर तरह की एक पूरी स्ट्रेटजी आई थी। लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ साल बाद वो जो चीज़ें जो हमने अचीव की थी ऑपरेशन दरब-ए-आज़म के नतीजे में, वो फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, बाजवा साहब, फैज साहब, उसमें सब चीज़ें चली गई, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के फ्रंट पे हो या चाहे वो बलूचिस्तान के फ्रंट पे हो। और ऐसी ऐसी पार्टीज़ या लोग ये सामने आ गए पॉलिटिकल लैंडस्केप में कि जिनको मकामी तौर पे कोई क्रेडिबिलिटी जिनकी नहीं थी और ना कोई रिकग्निशन। तो एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये कि ये जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है ये फीड कर रहा है मिलिटेंसी को। दूसरी जो आपने बात की कि वहाँ पे यानी जो ये जो लोग वापस आए और किस तरह ये दोबारा से एक जो एक वेव है दहशतगर्दी की वो चल रही है खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स है। उसमें हाँ जो मुज़ाकराती एक सिलसिला था, जनरल फैज़ ने शुरू किया था, इमरान खान साहब वो प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त वाकई तालिबान बड़े तादाद में आए भी थे, बल्कि उनको प्रेसिडेंशियल माफिया भी दिलवाई गई थी। लेकिन उसमें यह था कि शुरुआत तो उनके टाइम पे हुई थी और लेकिन बाद में जो PDM की गवर्नमेंट आई तो वहाँ पे भी उनको इंडोर्समेंट 2 दफ़ा मिली। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थी उसमें सारे बैठे हुए थे, उसमें हत्ता के जो पश्तून और बलोच नेशनलिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को इंडोर्स किया था। एक सीनियर बलोच नेशनलिस्ट लीडर है, उनकी तरफ से तो ये सजेशन भी आई थी कि चले इनके साथ आप करें, लेकिन फिर जो बलोच है उनके साथ भी करें। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे यानी जो इफ्तिखार ने बात की, यानी PDM गवर्नमेंट ने भी कंटिन्यू किया उस पॉलिसी को, जबकि उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे और कोर कमांडर जनरल फैज थे और DGI जो थे वो नदीम अंजुम साहब थे। तो उस वक्त भी उन्होंने कहा, यानी 2-3 वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की ब्रीफिंग हुई थी अंडर PM शहबाज शरीफ। तो मेरे ख्याल में वो सिविलियन गवर्नमेंट की पॉलिसी तो बिल्कुल नहीं थी, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो उनको कहा गया था कि अब आपने इनको अप्रूव करना है, तो वो चीज़ें हो गई। और अभी भी सबसे जो एक बड़ा मसला आ रहा है, एक तो पोलिटिकल मैनिपुलेशन इंजीनियरिंग की जो हम बात कर रहे हैं, दूसरा ये कि पोलिटिकल ऑनरशिप नहीं मिल रही इस पूरी, चाहे वो बलूचिस्तान के फ्रंट पे हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा में। आप पॉलिटिशियन को आगे कर लें, उनको जो भी सपोर्ट चाहिए काउंटर टेररिज्म काइनेटिक के हवाले से तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस दें। सिर्फ यूनिलेटरली अगर आपने इस तरह वो कोशिश की, जो भी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हो या जो भी आपने करना हो, तो मेरे ख्याल में वो मजीद मसाइल उससे पैदा होंगे और मामला ठीक नहीं हो पाएगा। एक और जो थर्ड फैक्टर है लास्ट, उसमें ये कि हमारी यानी कौम भी और मीडिया भी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है इस इशू के ऊपर। यानी हमने जिस तरह वो टर्मिनोलॉजी इजाद की थी कि गुड तालिबान बैड तालिबान, कि जो अफगानिस्तान में लड़ते हैं गुड तालिबान है, जो पाकिस्तान में के खिलाफ लड़ते हैं वो बैड है। फिर बाद में हमने देखा कि भाई गुड बैड तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ मिलकर अब जॉइंट उन्होंने एक वो फ्रंट खोला हुआ है। अभी हमने एक और टर्मिनोलॉजी सोशल मीडिया पे हम अक्सर देखते हैं कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, TTP करे तो वो बैड टेररिज्म और अगर BLA करे तो वो गुड टेररिज्म। हालांकि दोनों सिविलियन को टारगेट कर रहे हैं, दोनों दहशतगर्द हैं, ये खुदकुश हमले कर रहे हैं। पूरी दुनिया में खुदकुश हमलों के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है, उसको प्योर फॉर्म ऑफ टेररिज्म कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जस्टिफिकेशन या उनको यानी वो कोशिश करते हैं कि नहीं इसको कैसे हम जस्टिफाई कर लें। तो मेरे ख्याल में एक ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, स्टेट लेवल पे भी, मीडिया के लेवल पे भी और अवामी सतह पे भी, और उसमें भी स्टेट की वो है यानी फ्लॉस स्टेट की साइड पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, इस पर मैं खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर आऊँ, फिर उसके बाद बलूचिस्तान पे भी आएंगे। क्या आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है और गंडापुर साहब कह चुके हैं कि हम किसी ऑपरेशन में नहीं जाएंगे, वो ये कहते हैं कि मुझे इख्तियार दें और मैं लड़ूंगा। क्या आपको लगता है कि वाकई तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन है और उनको ये इख्तियार मिले तो वो कुछ इस पर डिलीवर कर सकते हैं? देखें, ऑपरेशन करना इस बात का एतराफ़ होगा कि TTP को जो है वो PTI के दौरे हुकूमत में यहाँ पे सेटल कर दिया गया है, इसलिए वो बयानिया बन नहीं सकता कि MBA ऑपरेशन PTI जो है वो करेगी, और इसलिए वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ है। ये तो बहुत क्लियर है। दूसरी बात जो टीपू ने की कि ट्रस्ट का इशू है। अब ट्रस्ट का इशू ये है कि क्योंकि सब ने इलेक्शंस में जाना है और सबको पता है कि दहशतगर्दी का खात्मा शायद पाकिस्तान से हो जाए, लेकिन उसका कुछ ना कुछ अंसर जो है वो रहता है और फिर कुछ साल बाद वो वापस आ जाता है और उन्हीं लोगों को टारगेट करना शुरू कर देता है जिसने उसकी मुखालिफत जो है वो की हो। PTI का एक तर्ज सियासत उनकी रही है कि उन्होंने एक स्टैंस लिया है कि जब भी अफगान तालिबान या तहरीक तालिबान, चाहे वो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, उसके लिए उन्होंने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है, कभी ऑपरेशन की बात नहीं की। लेकिन ये उनका एक कंसिस्टेंट बयानिया जो है वो चलता हुआ आ रहा है। इस बयानिए की मुखालिफत करना मेरे ख्याल में उनकी जो कंस्टिट्यूंसी वोट पावर है वो उसको जो है काफ़ी हद दर्जे तक डैमेज करेगा। दूसरा ये है कि जो ग्रास रूट लेवल पर उनकी फ्री ऑपरेशंस हैं, जिस तरीके से वो KP के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं,
मेरे ख्याल में वो डायरेक्ट एक टारगेट जो है वो बन जाएंगे, एंड दे डोंट वांट दैट। पीटीआई ऐसा नहीं चाहेगी। लिहाजा हम देखते हैं कि जब भी इस तरह की एक हार्ड प्रॉन्ग बात होती है कि काइनेटिक्स के जरिए जो है इसको क्रश किया जाए, तो वो सॉफ्ट बात जो है वो निकल के आ जाती है कि नहीं मुज़ाकिरात की वजह से बात करें, और यहाँ बयानिया नहीं बन सकता दहशतगर्दी के। दैट्स द प्रॉब्लम। क्रक्स ही उस प्रॉब्लम का यही है कि जो फेडरेशन बयानिया बनाना चाहती है, प्रोविंसेस उसके लिए रजामंद नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ रीजंस हमने बता दिए हैं, कुछ और भी रीजंस है जिसके लिए कभी मौका मिले तो डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है इस टाइम पर कि अगर यही तर्ज अमल रहा तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनकी जो है एक तरवीज हो रही है उन इलाकों के अंदर, और उनको फ्रीडम जो है वो मिली हुई है मूवमेंट की भी। अगर आप साउथ क्योंकि एएनपी को वो फ्रीडम नहीं है, बाकी जमातों को फ्रीडम नहीं है, तो पीटीआई ये चाहेगी कि हमें सियासी नुकसान ना हो। ऑब्वियसली ये एक पॉलिटिकल मूव, और जब नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पॉलिटिकल मूव्स के लिए इस्तेमाल होते हैं तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि उसकी वो अल्टीमेटली उसका आउटकम जो है वो क्या होगा। तो पब्लिक के अंदर टीपू, क्या उनके यहाँ भी अवाम, जाहिर है एक पॉपुलर पार्टी है तो उसका नैरेटिव ज़्यादा वहाँ पे जाएगा, तो उसके ऊपर क्या सूरत हाल है? फिर इसका मतलब है कि कोई बयानिया तो नहीं बन सकता, फिर ये आईबीओज ही होंगे जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस है। ये जब इस इशू को, नेशनल सिक्योरिटी के मामलों को जब आप पोलिटिसाइज करते हैं अपने गेंस के लिए, तो उसके फिर इस तरह नतीजे निकलते हैं। यानी प्राइवेट मीटिंग में वो कहते हैं, फुली एंडोर्स करते हैं कि हाँ ऑपरेशन होने चाहिए, लेकिन पब्लिकली वो नहीं कह सकते क्योंकि खुद को थ्रेटन फील करते हैं टीटीपी की तरफ से। और दूसरा ये कि स्टेट के जो इदारे हैं उस पर ट्रस्ट का जो है वो भी थोड़ा यानी मसला है वहाँ पे। यानी जो कबायली मशरान है, सिर्फ पीटीआई नहीं, जमीयतुल उलमा इस्लाम जो है वो भी हमेशा क्वेश्चन कि कहाँ है हमारे सिक्योरिटी के इदारे, हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते। बल्कि इस हद तक कि इस रमज़ान में उन्होंने बाकायदा प्रोटोकॉल्स इशू किए हैं जमीयतुल उलमा इस्लाम फजल रहमान ने, कि आप मस्जिद में अब जाएंगे तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, ज़्यादा इज्तिमा में वो शिरकत ना करें, बल्कि डीआई खान आए ही ना। हाँ। बिल्कुल डीआई खान भी ना आए, और ये थ्रेट्स वाकई उनके लिए जेन्युइन है। तो क्यों है ये? मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्यों है JUIF के लिए ये थ्रेट्स क्यों है? जमीयतुल उलमा इस्लाम के इतने उलमा जो है वो पिछले कुछ अरसे में शहीद कर दिए गए हैं, वजह क्या है इसकी? उसमें एक तो बड़ा जो है वो नजरियाती जो है जो दाइश खुरासान है। तो दाइश खुरासान एक सलफ़ी तंजीम है और ये प्योर देवबंदी हैं। तो वो समझते हैं कि जो JUI है ये चूँकि अफगान तालिबान के सपोर्टर है, सेम स्कूल ऑफ थॉट से इनका ताल्लुक है, तो इसलिए हमें इनको टारगेट करना चाहिए। कि अफगानिस्तान में तो अफगान तालिबान को टारगेट कर रहे हैं दाइश खुरासान, और पाकिस्तान में वो कहते हैं कि सबसे बड़ा जो सपोर्टर है वो JUIF है और इसको भी सपोर्ट करना चाहिए। और कुछ ऐसे भी लोग यानी जो बाजावड़ वगैरह में या बाकी कबायली अजला में जो टारगेट किए गए हैं, तो उनमें दाइश खुरासान ये वो कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये लोग फिजिकली अफगानिस्तान में जाके दाइश के खिलाफ लड़ रहे हैं वहाँ पे अफगान तालिबान के साथ मिलके। तो ये एक नजरियाती जो इख्तिलाफ जो हमने एक डिवाइड देखा था शिया सुनी, तो वो अब हम सल्फी और देवबंदी सुन्नियों के अंदर, और ये चीज़ फ्यूचर में मजीद यानी बढ़ सकती है। क्योंकि मुसलसल जो आप अगर प्रोपेगेंडा देख लें दाइश खुरासान का, तो उसमें सबसे जो बड़ा टारगेट है तो वो देवबंदी यानी जो उलमाए कराम है वही है। फिर हामिदुल हक हकानी साहब का हमने देखा, कुछ और भी इस तरह, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली वही पैटर्न यूज किया गया जो दाइश की तरफ से होता है। तो ये एक और यानी जो आपके हैं फॉल्ट लाइंस, सेक्टेरियन जो फॉल्ट लाइंस हैं, तो ये जो दाइश खुरासान है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश टीटीपी को चैलेंज दाइश से है या नहीं? वो भी एक बैनर तले आ चुके हैं सारे। दाइश जो था शुरू में तो टीटीपी से ही बना था, टीटीपी के ही लोग थे जिन्होंने दाइश बनाया था इस रीजन में, दाइश खुरासान। लेकिन अभी ये कि दाइश खुरासान जो यानी फिजिकली तो वो नहीं टीटीपी को टारगेट कर रहे हैं जिस तरह अफगान तालिबान को कर रहे हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा फ्रंट पे और नजरियाती तौर पर वो उनको मुसलसल इल्जाम भी लगा रहे हैं, उनको अफगान तालिबान का एक तरह से पपेट भी कह रहे हैं, और वो अपील कर रहे हैं जो कबायली इलाके के लोग हैं कि आप इनको छोड़े और हमारे साथ मिल जाएं क्योंकि हम खालिद जिहादी तंजीम हैं। तो ये एक है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सिचुएशन बन रही है, लेकिन ये रियलाइजेशन हम यहाँ पे इस्लामाबाद में बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे प्रायोरिटीज कुछ और नजर आ रही है हमें। पब्लिक के लेवल के ऊपर क्या करना चाहिए आपको लगता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनका जो एक नैरेटिव है सोशल मीडिया के ज़रिए से, वो बहुत ज़्यादा, उसको पिछले कुछ अरसे में बहुत तरवीज मिली है। उस लेवल पे भी पाकिस्तान की रियासत कुछ नहीं कर रही। वो कह रहे हैं कि वफाक की सतह पे रियलाइजेशन भी नहीं है, पब्लिक के अंदर भी पजीराई नहीं, क्योंकि मेन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऑपरेशंस के खिलाफ है। क्या आपको लगता है फिर क्या होना है? असमा साहिबा, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। एक साउथ वजीरिस्तान का रिहायशी जो घर से डिस्प्लेस हुआ ऑपरेशन की वजह से सन 2007-8 की दिहाई में ऐसे ही वापस आया, फिर वो जिंदगी चलती गई और 2021 में ये फैसला जो है वो किया गया।
उसका घर मसमार हो गया, कॉम्पनसेशन मिली नहीं मिली, एहतजाज हुए, उसमें कुछ और तंजीमें आ गई, उनके साथ जो है वो मिल गया। 2021 में स्टेट जो है वो फैसला करती है कि अब इन लोगों से बात करनी है। अब उसके सामने वो सारी बातचीत हो रही है जिसकी वजह से वो डिस्प्लेस हुआ था। अब जब वो देख रहा है कि वो लोग वापस आ रहे हैं जिनके खिलाफ लड़ा गया था, और वो उसी जगह पे बैठ रहे हैं जो लोग उनके खिलाफ जो है वो लड़ रहे थे, फिर साल 2 साल तक ये चलता है। फिर एकदम रियासत कहती है कि ये तो वो पिछले वाले लेकर आए थे, हम नहीं लेकर आए। वो देख रहा है कि जिस ऑफिस के अंदर ये सारी बातचीत हो रही थी उसी से ऑपरेशन हो रहा है, उसी के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब उसी में दोबारा कहा जा रहा है कि हमारे साथ मिलकर इनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि उसको तो इस्लामाबाद की सियासत का नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि पॉलिटिकल फ्रंट पे जो है वो क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग ना वहाँ पर सच टीवी है, ना वहाँ पर सच कोई इंटरनेट की जो है एक्सेसिबिलिटी है, उसको वही ऑफिस नज़र आ रहा है जहाँ पर ये सारा काम हो रहा है। आप मुझे ये बताएं उस जहनियत से, लाइक उस बंदे की सोच से देखें वो कहाँ पे आपको सपोर्ट करे। लाइक वो तो कंफ्यूज्ड है कि रियासत जो है वो चाहती क्या है। मतलब ये है कि आपकी जो एड हॉक पॉलिसीज हैं कि आपको खुद नहीं पता कि आगे जो है वो क्या करना है। आप सोच रहे हैं अगले 6 महीने 7 महीने, एंड अल्टीमेटली इस सारे सिनारियों को आप स्क्वीज डाउन करें तो आपको इसके दरमियान में पॉलिटिक्स जो है वो नजर आती है। और मेरे ख्याल में ये डेंजरस है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है अब वो डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी को जो है वो क्रॉस कर रही है। इसको सॉल्व करना किसकी जिम्मेदारी है? आया पॉलिटिशियंस इसके लिए राजी हैं? आपने खुद देख लिया कि जो नेशनल डायलॉग के बारे में बात की गई थी और जो पार्लियामेंट के दरमियान में जो बात होनी थी उसमें भी जो है पार्टीज जो है वो नहीं आई, बल्कि बाहर निकल के कुछ लोगों ने उस पर एतराज़ भी किया कि ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए था। अगर कंसेंसस नहीं बनता, इस्लामाबाद में बैठे लोग जिनको एक्सेस है वो कंसेंसस नहीं बनाते, तो आपको उनसे लोगों से क्या तवक्को है जिसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें फिर टिप्पू अभी जो हम देख रहे हैं, जो अभी कहा भी है कि एक तो पॉलिटिकली मतलब मुख्तलिफ किस्म की हमें स्ट्रेटजी दहशतगर्दों के पार्ट पे नज़र आती है, यहाँ हमें स्ट्रेटजी नज़र नहीं आती है। और फिर एक इंटरनेशनल स्ट्रेटजी है जो कि हमने देखा दोबारा से अमेरिका जो है वो इस रीजन की तरफ तवज्जो कर रहा है। फिर उसमें आपको क्या लगता है क्या होगा? उसमें वो कुछ तय कर पाएंगे ISKP के हवाले से या उस तरह से? एग्जैक्टली यानी हम मिलिटेंट फ्रंट पे देखते हैं तो वहाँ पे यानी उनमें आप यूनिटी वो कर लें, बल्कि नए नए अलाइंसेस बन रहे हैं। ऐसे अलाइंसेस के जो नज़रियाती तौर पे यानी जो मुखालिफ गिरोह हैं, एक तरफ प्योर जिहादिस्ट हैं, दूसरी तरफ नेशनलिस्ट जो सेकुलर हैं, उनके दरमियान डोमेस्टिक लेवल पे अलाइंसेस बन रही हैं, फिर रीजनल लेवल पे, फिर इवन ग्लोबली। यानी अफ्रीका में एक जिहादी बैठ के अलकायदा का कोई बंदा होगा, वो पाकिस्तान में अगर यहाँ पे कोई जिहादी कुछ कर रहा हो तो वहाँ से उनको सपोर्ट दे रहा होगा थ्रू सोशल मीडिया, उनके हक में कंटेंट वो करना। और कुछ तो ऐसी इतलात भी हैं जो कि कन्फर्म्ड इतलात है कि वहाँ से ये जो यानी फंडिंग्स होती है वो सोमालिया से हो रही है या अफ्रीका के माली वगैरह मोज़म्बिक से। तो इस हद तक वहाँ पे एक हम यूनिटी देख रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे हम वो तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो बाकी फ्रंट पे तो है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के फ्रंट पे भी है। यहाँ पे भी इस इशू को पोलिटिसाइज किया जा रहा है, स्कोर सेटल किया जा रहा है एक दूसरे के साथ कि हाँ हमने इसमें से कैसे वो चीज़ें अचीव करनी है। तो मेरे ख्याल में एक बहुत ये, और इसकी वजह से कोई भी नहीं है, ये हमने माजी में भी देखा था 2007 में या 5 से कि यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी जिसने वो समझा था कि हम इसको सपोर्ट करेंगे मुखालिफिन के खिलाफ। तो पहले तो मुखालिफी निशाना बने, फिर बाद में वो खुद भी निशाना बने। बिल्कुल। तो ये चीज़ें तो हमने देखी हैं। अब ये चीज़ें कोई भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि वो जो लोग हैं वो किसी यानी अफगानिस्तान की मैं मिसाल दूँ, वहाँ पे जब तालिबान की हुकूमत आई तो मेरे ख्याल में कुछ महीनों के अंदर उन्होंने एक फतवा निकाला, एक उन्होंने यानी एलामिया निकाला, उसमें यह था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो यहाँ पे बैंड है। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हिज़्ब इस्लामी जैसी जो कि खुद जिहादिस्ट हैं, हिकमत यार साहब की जो पार्टी है, कि उनको भी बैन किया गया। तो यहाँ पे अगर वो लोग आ गए तो यहाँ पे कोई पार्टी नहीं बच पाएगी, सब पे बैन लगेगा। तो एक इस चीज़ को समझना चाहिए। और दूसरा ये कि जो मिलिटेंट बिल्डअप हम देख रहे हैं, जो सियासी जमातें इस वक्त उस नैरेटिव को सपोर्ट दे रही हैं सोसाइटी में, उनको ये समझना पड़ेगा कि ये वापस आएगा। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रियासत के ऊपर पलट के वापस आए। इवन तालिबान का आप चेक कर लें, ये जो अफगानिस्तान तालिबान यानी हम मुजाहिदीन का जो हमारा वो बिल्कुल मुजाहिदीन का था 70s में 80s में। तो और दूसरी तरफ जो मिलिटेंट का बिल्डअप हो रहा है तो उसको भी मेरे ख्याल में समझने की ज़रूरत है कि वो हर लेवल पे हो रहा है। प्रोपेगेंडा फ्रंट पे हो रहा है, वो रिक्रूटमेंट के फ्रंट पे हो रहा है, ऑपरेशनल उनकी जो कैपेसिटी बढ़ गई है, अमेरिकन असला उसके हाथ आ गया है, नए रिक्रूट्स मिल रहे हैं। और दूसरा ये कि पूरा एक मुल्क यानी अफगानिस्तान की शक्ल में उनको एक बेस के तौर पे मिला है, वहाँ पे उनके हाइड आउट्स वगैरह वो चीज़ें हैं। रेवेन्यू जनरेशन जो है कि वो वहाँ पे अब साउथ
जो खैबर पख्तूनख्वा है, तकरीबन 8-9 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, तो वहाँ पे तो ये रूटीन का वो मामला है कि वहाँ पे जो ठेकेदार है, चाहे वो सड़क बना रहा हो, कोई बिल्डिंग बना रहा हो, तो उन्होंने वहाँ पे परसेंटेज रखी हुई है कि 5 से 6, 7, 10% तक वो लोकल जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो उनको पे करते हैं, और गवर्नमेंट को पता है इन सब चीज़ों का। और कुछ ऐसे हैं कि कोई जो INGOs के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं हेल्थ रिलेटेड, उनसे भी वो बता वसूल कर रहे हैं मिलिटेंट्स, और इनका भी पता है। तो मेरे ख्याल में कि जो हम इग्नोर कर रहे हैं इस इशू को, और हमने वो जो शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद की हुई हैं, लावा पक रहा है, बहुत बड़े लेवल पे पक रहा है, बहुत बड़े लेवल पे। लास्ट इफ्तिखार, फिर कैसे, आई मीन आपको एक यूनिटी की ज़रूरत है, कौमी हमआहंगी की ज़रूरत है जो कि नापैद है इस वक्त, तो किन शराइत के ऊपर आगे बढ़ा जा सकता है? क्या अमेरिका का रोल बढ़ जाएगा ISKP के कॉन्टेक्स्ट में? अगर आप देखें वो कोई हेल्प वहाँ से पाकिस्तान देख रहा है कि मिल जाएगी? कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं कि अमेरिका का एक नया रिन्यूड रोल है इस खिते के अंदर। कुछ चीज़ों की निशानदही जो टीपू ने की है, जैसे असलहा जो रह गया था, हमने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से भी सुना कि वापस जो है वो लिया जाएगा। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग के हवाले से हमने देखा कि ISKP का एक इम्पॉर्टेंट बंदा पकड़ा गया। अफगान तालिबान के साथ बात करने के लिए जो है कुछ बातें चहमगोइयाँ हो रही हैं ताकि ट्राइलैटरल हो, 3 ममालिक बैठकर जो है उसके मुताबिक जो है वो बात करे और पाकिस्तान को भी कोई हेल्प प्रोवाइड करे। अब जब ये सारा होगा तो ये मुफ्त में नहीं होता। हमेशा जब रीजनल पावर्स और ग्लोबल पावर्स जब मिलकर किसी जगह पर अपने बराजमान होते हैं और अपने एसेट्स को जो है वो निकालते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो ज़रूर कुछ रिटर्न में मांगेंगे। मेरे ख्याल में इस जंग का जो चल रही है सबसे बड़ा मसला ये है कि ये पर्सनल से जो है ये मजहबी जंग बनती हुई जा रही है, और उससे भी बढ़कर जो आगे ट्रेंड नज़र आ रहा है, और खुदा ना ख्वास्ता कि हम जिस देख रहे हैं, क्योंकि मैं और टीबू हम काफ़ी गौर से ये सारी चीज़ें देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अगले चंद सालों के अंदर जिस तरीके से ये बातें हो रही हैं तो ये एक सेक्टेरियन जंग की तरफ जो है ये बातें जो है वो जा रही हैं। तब हम क्या करेंगे, क्योंकि एक तो JUI और वो आप दाइश और फिर जो आपने शुरू में बात की थी कि ईरान इसके अंदर जो है वो उसके ऊपर फोकस तो आपके मुल्क के जी 2 ही बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसको लाइफलाइन कहा जाता है। हाँ। एक रेकोडेक है और एक गवादर है, और दोनों जो है वो बलूचिस्तान के अंदर हैं। अगर कोई ऐसी इंटरवेंशन जो है साथ वाले मुल्क के अंदर जो है वो होती है तो उसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो होगा वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो आएगा। और पाकिस्तान उसको कैसे डील करेगा? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो नहीं रह सकता। देखें, सबसे आप लोकल दहशतगर्दी का मसला जो है वो कंसेंसस से नहीं हल कर सके, तो जो आपके ऊपर ग्लोबल प्रेशर आएगा उसके लिए अगर कोई कंसेंसस ना हो, पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ नहीं बैठेंगी, इंस्टीट्यूशंस की जो एक तरीकाकार है जिस तरह मुल्क चलता है पब्लिक ओपिनियन को शेप करके, अगर वो सारी चीज़ें नहीं होंगी तो ये तो बहुत मुश्किल वक्त में ये चलते चलते ये भी मैं पूछ लूँ, अब इतना इंटरेस्टिंग ये टॉपिक भी है और परेशान कुन भी, कि अभी जो ज़ल्मी खलीलज़ाद यहाँ पे आए और फिर उन्होंने सारे मुतालबात अफ़गानिस्तान ने एकदम तस्लीम कर लिए, बगराम एयरबेस, ये भी उसी कॉन्टेक्स्ट में ईरान के अगर बॉर्डर गर्म होता है? बगराम का जो है यहाँ पे कुछ खबरें चली पाकिस्तानी मीडिया में, वो काफ़ी एक्सटेंसिव कि एक सिराजुद्दीन हक्कानी जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और बगराम का तो वो नहीं है, वो यानी हाँ वो दोनों बगराम सच कोई अरेंजमेंट्स नहीं है US और उसके बीच में, बल्कि अफ़गान तालिबान ने तो कई मौक़ों पर इसको स्ट्रांगली रिजेक्ट भी किया है। हाँ, वो जो प्रिजनर एक्सचेंज की बात हुई और जिसके नतीजे में यानी उनको छुड़ाया गया, लेकिन उनके नतीजे में वो जो हेड मनी थी सिराजुद्दीन हक्कानी 10 मिलियन, तो वो उन्होंने हटा दी। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। इफ्तिखार जो है तो उन्होंने तो थोड़ा सा यानी क्या कहते हैं कवर करके बातें की, लेकिन मतलब ये कि यहाँ पे जो नए अलाइंसेस बन रहे हैं तो उसमें हो सकता है जो ईरान के खिलाफ एक बिल्डअप बन रहा है, यमन पे तो ऑलरेडी अटैक्स शुरू हो गए हैं, तो ईरान भी नेक्स्ट हो सकता है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है या इजरायली जो रिजीम है तो उनकी तरफ से ईरान टारगेट हो सकता है, तो उनके लिए रीजन में इस तरह के एलाइज की ज़रूरत पड़ेगी। और फ्यूचर में भी देखा है कि वो जिस तरह इफ्तिखार ने बात की कि पहले पाकिस्तान को अफगानिस्तान के वो प्रिज्म से देखा जाता था, तो अब हो सकता है ईरान के प्रिज्म से देखना शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल में कि जो पाकिस्तान है उनको यानी एक तो इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि डोमेस्टिकली जो हम इतने वो थ्रेट का वो फेस करें कि उसको कैसे डील करना है, लेकिन जो रीजन में और ग्लोबली जो हालात बन रहे हैं तो ये नो कि पाकिस्तान फिर किसी ऐसे अलायंस में चला जाए कि उसके जो नतायज होंगे वो मजीद हमें 10-20 साल तक भुगतना पड़े। ऐसे ही है, ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑन ग्राउंड सिचुएशन आपने सुनी कि खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, इस खित्ते में क्या हो रहा है, हम बेखबर हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोकल इश्यूज़ के अंदर इतने उलझे हुए हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतने उलझे हुए हैं,
हमें नहीं पता कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द क्या है और पाकिस्तान के अंदर ख़ास करके ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के हवाले से हम किस आतिश फ़िशां के ऊपर बैठे हुए हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद असद उमर साहब हमारे साथ होंगे, उनसे कुछ गुफ्तगू होगी मईशत, सियासत और जो इस वक्त दहशतगर्दी के मामलात हैं उसके ऊपर भी बात होगी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम खुरासान डायरी की के कुछ औराक आपको बता रहे थे कि इस वक्त बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असद उमर साहब, और ज़ाहिर है कि वो गुज़िश्ता की भी बात कर सकते हैं, पेवस्ता की भी बात कर सकते हैं, गुज़िश्ता से पेवस्ता चीज़ों की भी बात कर सकते हैं। तो असद उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। इस वक्त दहशतगर्दी की जो लहर है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि मईशत से भी आपका ताल्लुक़ है, सियासत से भी ताल्लुक़ है, और इन मामलात को भी आप देखते रहे हैं। सरमायाकारी के हम ख्वाब देख रहे हैं, हम और बहुत सारी चीज़ों के ख्वाब देख रहे हैं, मगर एक पोलराइजेशन है जो कि माशरे के अंदर तकसीम है जो कि नज़र आ रही है। तो किस तरह से आप देखेंगे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात को? बिल्कुल जी, आप दुरुस्त कह रही हैं कि जब तक इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम मुल्क के अंदर नहीं आता तो माशी इस्तेहकाम जो है वो ख्वाब ही एक हो सकता है, हकीकत में तब्दील नहीं हो सकता। दुरुस्त कह रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, जो दहशत गर्दी की वारदात वहाँ पे हो रही हैं और जिस तरीके का इस वक्त एक चैलेंज है, मैं उन दोनों में तफरीक करूँगा। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये नहीं कि लोग दहशत गर्दी कौन कर रहे हैं उनमें क्या फ़र्क है, लेकिन दोनों सूबों के जो सियासी हालात हैं उनकी वजह से बिल्कुल एक मुख्तलिफ सूरत हाल पैदा हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपके पास ऐसी सियासी पार्टियां मौजूद हैं जिनकी अवाम के अंदर जड़ें भी हैं। जाहिर है सबसे बड़ी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ है, लेकिन अपोजिशन की पार्टीज भी ऐसी हैं जिनकी अवाम के अंदर जड़ें मौजूद हैं, अपने अपने हल्का असर उनका है। मौलाना फजल रहमान एक बड़ी आवाज है, ANP एक पुरानी पार्टी है, और पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग नून का और कुछ हद तक पीपल्स पार्टी का भी इन्फ्लुएंस बचा हुआ है। तो एक सियासी रिप्रेजेंटेशन है, यानी रियासत और अवाम के दरमियान जो रिश्ता बांधते हैं वो सियासी जो लीडर, जो सियासी पार्टियां होती हैं वो मौजूद हैं। इसलिए चैलेंज वहां पे भी बड़ा खतरनाक है। वहां के भी अवाम को रियासत से बेतहाशा शिकायत हैं, लेकिन उसके बावजूद खतरा उस दर्जे का नजर नहीं आता जो बलूचिस्तान की सूरत हाल। बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है वो पिछले कुछ महीनों में नहीं हुई, हफ्तों में नहीं हुई, पिछले मैं तो कहूँगा कुछ सालों में भी नहीं हुई। ये एक लंबे अरसे के अंदर, क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं मिली सियासत करने की और फैसले यही होते रहे कि किसको इक़्तिदार दिया जाए, कौन हमारे बासर काम करने को तैयार है और कौन नहीं है, उसका नतीजा ये निकला है कि इस वक्त रियासत के पास वो सियासी फरीकैन ही नहीं है जिनका अवाम के साथ कोई रिश्ता हो, और उस वजह से वो ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। मगर ऐसा सब जो आपने बात की ना बलूचिस्तान की सियासत, जी बिल्कुल ऐसी बात है। आप लेकिन आप पहले हम खैबर पख्तूनख्वा पे आते हैं। जो आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की उसके अंदर बिलाशुबा इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसकी एक पॉपुलैरिटी है, वो नैरेटिव बना सकती है। क्या इसको हम ये नहीं समझेंगे कि वो जो पूरा एक पाकिस्तान का बयानिया है वो एक तरह से उसको बिल्कुल उसकी नफ़ी हो रही है कि अटैक्स हो रहे हैं, उससे निपटा जाए? तो कैसे, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसको अवॉइड करती है? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है आसमा। इस वक्त ये सूरत हाल नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है उस दहशतगर्दी को दहशतगर्दी नहीं मानती या उन दहशतगर्दों को दहशतगर्द नहीं मानती। वहां पे जो तफरीक है, वहां पे जो फर्क नजर आ रहा है वो हिकमत अमली का है। तहरीक इंसाफ की पॉलिसी ये कहती है कि आपने जो भी हल करना है दहशतगर्दी का मामला, जाहिर है बराह रास्त तो सबसे ज्यादा वो असरअंदाज होते हैं ना, उनका अपना वोटर सपोर्टर असरअंदाज होता है, तो हल तो वो भी करना चाहते हैं उसको, लेकिन उनके ख्याल में इस हल के अंदर अगर आप अफगान तालिबान हुकूमत जो है अगर वो आपके साथ नहीं होगी तो आपके लिए इसका हल तलाश करना जो है
वो एक बहुत मुश्किल काम है। और इसलिए जो भी रास्ता निकाला जाए उसके अंदर ये सूरत हाल ना पैदा की जाए कि जब कि हम में, पाकिस्तान में और अफगान तालिबान हुकूमत जो है अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त, उनके अंदर खलीज बढ़ जाए। ये फर्क है, हिकमत अमली का फर्क है, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, वो दुरुस्त कहते हैं या कोई और दुरुस्त कहता है, लेकिन कम से कम वहां पर यह नहीं है कि दहशत गर्दी या दहशत गर्दों के ऊपर कोई दो मुख्तलिफ राय हो। लेकिन असद साहब, आप खुद भी उस वक्त काबीना का हिस्सा थे, हुकूमत भी थी जब ये रीसेटलमेंट का प्लान आया था, जिसको कि इमरान खान साहब ने फिर बार बार बात की उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि क्यों लाने ज़रूरी थे, कन्वे वो सब वीडियोस भी मौजूद हैं, उनके स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं। क्या इस वक्त की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि वो पॉलिसी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की गलत थी, और आज जो दहशत गर्दी है इसका सबब वो सेटलमेंट है जो कि इमरान खान साहब के दौर में हुई थी? क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जी, दोनों चीजों को देख लेते हैं। एक तो ये कि वो जो पॉलिसी बनाई गई, और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि उस वक्त की सियासी हुकूमत और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट दोनों ने मिलकर वो पॉलिसी बनाई थी, कोई आपस में इख्तिलाफ राय नहीं था। जो प्रेजेंटेशन उसकी हमने, वो काबीना की मीटिंग में नहीं हुई थी, एक छोटी मीटिंग थी, चंद काबीना के वजीर उसके अंदर मौजूद थे, आर्मी चीफ थे, DGI थे, खैबर पख्तूनख्वा के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वहां पे मौजूद थे। वहां पे प्रेजेंटेशन की DGI नहीं थी। और इसी तरीके से जिस वक्त इजलास हुआ था कौमी सलामती कमेटी पार्लियामान की जो है, जो अभी भी जिस कमेटी का इजलास हुआ था चंद दिन पहले, उसमें भी प्रेजेंटेशन जो है वो DGI ने की, सवाल के जवाब देने के लिए वहां पे आर्मी चीफ बैठे हुए थे, तो वो एक पेज पे थे। आर्ग्यूमेंट क्या थी? अफगान तालिबान की हुकूमत आई, अफगान तालिबान ने कहा कि हमारे साथ ये जो आपके जंगजू हैं, इन्होंने हमारे साथ अमेरिका के खिलाफ मुदाफियत में हमारी मदद की है, तो हम इनके खिलाफ कोई अस्करी ऑपरेशन नहीं करेंगे, ये आपके लोग हैं, आप इनके साथ मामला तय करें और इनको वापस ले जाएं। 5 से 6 हजार के करीब कहते थे जंगजू हैं वहां पे, उनकी खानदान मिला के 25 से 30 हजार थे। आर्ग्यूमेंट ये थी कि भाई इनके साथ हम कब तक लड़ते रहेंगे, और अगर इनको दीवार के साथ लगाएंगे तो उनके पास कोई चॉइस ही नहीं होगी, वो लड़ना शुरू कर देंगे। उधर से अफगान हुकूमत जो है वो कह रही है कि पीछे से वो उनको नहीं रोकेंगे, इसलिए कोई हल निकाला जाए, इनको यहाँ पे रिसेटलमेंट की जाए, ये पाकिस्तान के आइन मानने को तैयार हो जाए, अपने हथियार रख दें। उस मीटिंग के अंदर असमा, जो खैबर पख्तूनख्वा के शुरका थे, तहरीक इंसाफ के ज्यादातर थे, लेकिन इवन मैं पहले भी कोट कर चुका हूँ, SPM आजम खान जो कि एक सिविल सर्वेंट थे, क्योंकि उनका खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है, सबका ख्याल यह था कि जब तक जिन इलाकों में ला के उनको दोबारा बसाना है वहां के लोगों को ऑन बोर्ड ना कर दिया जाए, ये इंप्लीमेंटेशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन किसी के पास ये हल नहीं था, कोई भी यहाँ पे ये नहीं कह रहा था कि नहीं इनके साथ जंग लड़ो और आप जाके जो 25 साल में नहीं मार सके हो अब उनको जाके मार दो। यानी आप ये कह रहे हैं उस वक्त की जितनी अपोजिशन थी, ठीक, वो जो अपोजिशन अब आ जाए इस हुकूमत नहीं बोली, ठीक, हाँ, अब आप आ जाए इस हुकूमत के ऊपर। उस वक्त ये अपोजिशन में थे, जाहिर है वो जो छोटी मीटिंग थी उसके अंदर तो वो मौजूद नहीं थे, लेकिन वो जो पार्लियामान की मीटिंग थी और जो कई घंटे वो चली थी पार्लियामान की मीटिंग, उसके अंदर तो मैं भी मौजूद था। मुझे तो नहीं याद कि, मुझे याद नहीं बल्कि मुझे बिल्कुल याद है, ऐन याद है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक आवाज इसके खिलाफ, इस पॉलिसी के खिलाफ नहीं उस कमरे में सुनने को मिली। कुछ खैबर पख्तूनख्वा के ऑपोजिशन के एक दो थे, वो भी सिर्फ एक मुझे याद है सेनेटर मुश्ताक जो जमात इस्लामी के थे, एक वो बोले थे, एक दो और लोग बोले थे, उन्होंने कहा था कि ये हिकमत अमली को जो है ना इसको जरा दोबारा गौर करने की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून ने तो एक आवाज नहीं उठाई थी इसके खिलाफ। आप इंप्लीमेंटेशन की तारीखें में बार बार ये हर टेलीविजन प्रोग्राम में कहता हूं, जरा तारीखें तो देखें कि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कब हुई है, क्योंकि याद रखें कि ये डिस्कशन जो हो रही हैं ये हो रही हैं 2021 के आखिरी चंद महीनों के अंदर, और मार्च 8 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसकी तो इंप्लीमेंटेशन ही हुई है जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन चुके थे। लेकिन चलें, आप माजी को सब भूल जाएं, अभी भी आपके पास एक हिकमत अमली की जरूरत है जिसमें सिर्फ और सिर्फ, मगर सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि ये पॉलिसी बनी थी, मगर इससे पहले हमने अप्रैल में शेख रशीद साहब को इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने इस तरह की बात की थी कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो रही है। इसी तरह से फिर जब ख्वाजा आसिफ साहब और उस वक्त के DGI ISI वो जाते हैं, वो जो खबर हम देखते हैं PTI उसको चलाती है, उसकी डिटेल्स ये थी कि वो उन्होंने कहा गया, उसमें कहा कि हमने सबूत दिखाए हैं कि इनको रोक दिया जाए। मैं तो उस मीटिंग का जिक्र ही नहीं कर रहा, मैं तो उस मीटिंग का जिक्र ही नहीं कर रहा।
मैं उस मीटिंग का जिक्र नहीं कर रहा, मैं तो उस पार्लियामान की कमेटी का जिक्र कर रहा हूं जो 2021 में हो रही है, जिसके अंदर मैं भी वहां पे मौजूद हूं, पता नहीं शेख रशीद थे या नहीं थे, बट मैं वहां पर मौजूद हूं। और जो ऑपोजिशन के लोग, कुछ 70-80 लोग उस मीटिंग के अंदर, आपको पता है वो एक बड़ी शिरकत होती है उसके अंदर, सेनेट के लोग भी होते हैं, नेशनल असेंबली के लोग भी होते हैं, तो एक बड़ी शिरकत थी वहां पे। मुस्लिम लीग नून का तो कोई एक शख्स नहीं था जिसने इसकी मुखालफत की। बिल्कुल नहीं तो की, मैं मगर उसकी बात कर रहा हूं, मैं इम्प्लीमेंटेशन बाद में हुई, ये कंट्रोवर्शियल बात है सर। जो मतलब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन मिलती है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन बाद में हुई, जबकि इमरान खान साहब इससे पहले ही स्टेटमेंट दे चुके हैं। अच्छा अस्मा, मुझे ये बता दीजिए कि ये बयानात जो सब आ रहे हैं, तो जिस वक्त दहशतगर्दी की वारदातें जो हैं उनमें इजाफा होना शुरू हुआ, और वो 2023 में होना शुरू हुआ। अब टाइमलाइन उठा के देख लें कि दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा कब हो रहा है। ऐसा ही है। तो वो तो 2023 में हुआ। 2022 में जिस वक्त वजीर आजम बनते हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं इसके खिलाफ आवाज उठाई? उन्होंने कहा ये उनको कहना चाहिए था कि ये बिल्कुल गलत पॉलिसी बना के चले गए हैं और हम फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर अमल दरामद खत्म कर रहे हैं। 1 साल के बाद जब हालात खराब होने शुरू हो गए, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये कहूंगा ये कम अहम है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये कम अहम है कि शहबाज शरीफ ठीक थे या इमरान खान ठीक थे, या इनमें दोनों में गलत कौन था। मैं तो कह रहा हूं आज जहां पर आप पहुंचे हुए हैं, हमें आज तो जरूरत है ना कि एक हिकमत अमली हो, जिस हिकमत अमली का एक अहम अंसर आई एग्री विद यू ऑपरेशन हो। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इसके इस वक्त इंपॉर्टेंस। लेकिन सर एक सवाल जो है, उस वक्त इमरान खान गए, शहबाज शरीफ साहब आए, उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, शहबाज शरीफ साहब आए तो कुछ अरसे के लिए आपको पता है कि जो सूरत हाल थी, तो फिर तो इस्टेब्लिशमेंट, इसकी पुरानी इस्टेब्लिशमेंट तो इसकी जिम्मेदार हुई ना, वो तो मुस्तकिल किरदार है ना। नहीं, लेकिन क्या सूरत हाल थी मुझे नहीं पता क्या सूरत हाल थी उस वक्त। वजीर आजम जब शहबाज शरीफ थे, आप कह रही हैं वो वजीर आजम नहीं थे, ऐसे ही हमें आंखों का धोखा था। नहीं, मतलब मैं कह रही हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट तो वही मौजूद थी ना जो पहले थी। इस्टेब्लिशमेंट तो वही मौजूद थी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या शहबाज शरीफ वजीर आजम थे या नहीं थे? नहीं, वजीर आजम थे। मैं तो शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, मैं तो जनरल बाजवा की बात ही नहीं कर रहा, मैं जनरल कासिम मुनीर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। हाँ, दुरुस्त बात है, वो तो वजीर आजम थे, जैसे इमरान खान साहब पहले थे और फिर शहबाज शरीफ साहब आ गए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो अगर शहबाज शरीफ साहब इससे इत्तेफाक के राय नहीं रखते थे तो उन्होंने उस वक्त ये बात क्यों नहीं उठाई? वैलिड क्वेश्चन है। तो अब सर करना क्या है? अब सवाल जो है, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सवाल ये है कि अब जो पॉलिसी की डायरेक्शन है, अभी भी पॉलिसी, एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर भी सवालात तो का शायद बहुत सारे लोग कह रहे हैं मौका नहीं मिला, एक डिस्कशन नहीं हुई, मगर अब ईद के बाद बुलाने की बात हो रही है। पीटीआई कहती है हमने नहीं जाना, फिर एक नेशनल कंसेंसस कैसे बनेगा? आप बीइंग मतलब फॉर्मर मिनिस्टर कह लें और एक अहम ओहदे पे आप रहे हैं, कैसे आगे बढ़ा जाएगा फिर? बिल्कुल सही, ये बहुत अहम सवाल है। पहले मैं सिर्फ क्विकली आपको ये बोल दूं कि मुझे नहीं पता कि इस दफा की मीटिंग किस तरीके से हुई थी। जो पिछली मीटिंग, हमारे वक्त की जो मीटिंग की जिसमें बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर सियासी हुकूमत नहीं जवाब दे रही थी, वहां पे अस्करी लीडरशिप जवाब दे रही थी, प्रेजेंटेशन भी उन्होंने की थी। उसमें तो जैसे मैंने कहा 6 से 7 घंटे की मीटिंग थी, जिस मर्जी ने सवाल पूछना था, जिस मर्जी ने तकरीर करनी थी। मुझे आज तक याद है, शीरीन मज़ारी मेरे साथ बैठी थी, उनको मैंने कहा शीरीन इतनी लंबी तकरीर हो गई है, अब तो खुदा का वास्ता रुक जाओ। लेकिन सो वहां पे उसी किस्म की मीटिंग की जरूरत है कि हर शख्स के, हर लीडर के, हर सियासी जमात के जहन में जो सवालात हैं, जो खदशात हैं, जो तजावीज़ हैं, वो उनका सामने आना बहुत जरूरी है। और इसी ज़िम्न के अंदर तहरीक इंसाफ, जो कि पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा वोट बैंक रखती है और खैबर पख्तूनख्वा में तो ओवरवेलमिंग वोट बैंक रखती है, उनके इसमें शिरकत करना इंतहाई जरूरी है। उसके बगैर इस इशू के ऊपर कंसेंसस जो है वो मानी खेज नहीं होगा। तो बिल्कुल शिरकत करनी चाहिए तहरीक इंसाफ को, और उस शिरकत के लिए जो वो एक चीज मांग रहे हैं, मेरे ख्याल में वो चीज उनको दे देनी चाहिए। और वो क्या मांग रहे हैं कि जी हमें इससे मुशावरत करने दें इमरान खान के साथ। अगर इमरान खान साहब फैसला ये करते हैं कि नहीं, आपने नहीं शिरकत करनी, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का ये गलत फैसला होगा। लेकिन कम से कम इन लीडरशिप को इजाजत तो दें कि वो जाके उनसे ये मशवरा कर सकें। और उसकी वजह ये है आसमा के जो हमने कौमी इसके ऊपर कंसेंसस एक क्रिएट करना है, उसमें अवाम की शिरकत जरूरी है।
और अवाम जो है वो सियासी लीडर्स के वो फॉलो करते हैं, इसलिए इन सियासी लीडर्स के साथ बातचीत की जा रही है। अब तहरीक इंसाफ का वोटर किस सियासतदान को फॉलो करता है? वो बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा को तो नहीं फॉलो करता ना, वो इमरान खान को फॉलो करता है। अच्छा, आपने बात करी थी, बिल्कुल की मुशावरत के बाद अगर जरूरी है उनकी, तो मेरे ख्याल में उससे बिल्कुल मौका मिलेगा कौमी यकजहती करने का। और जैसे मैंने कहा, अगर इमरान खान कहेंगे कि ना जाओ इस मीटिंग के अंदर, तो मेरे ख्याल में इमरान खान का ये गलत फैसला हो। और आप समझते हैं कि इस वक्त की जो लीडरशिप जो बाहर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो तहरीक इंसाफ के हवाले से बेहतर फैसले करने की पोजीशन में है, और क्या वो करना चाहती है? क्योंकि जिस पार्टी का आप हिस्सा थे उस वक्त भी लड़ाइयाँ थी, मगर अब तो आप देख लें कि किस किस्म की तकसीम पीटीआई के अंदर मौजूद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त तकसीम ज्यादा नजर आती है। बहुत सारी उस वक्त भी एक साथ राय होती थी, लेकिन उस वक्त कमरे में बैठ के एक शख्स कमरे में होता था जो सबकी बात सुनने के बाद कहता था कि अच्छा ठीक है, मैंने सबकी सुन ली बात, अब ये फैसला है, और सब उसका फैसला मंजूर कर लेते, कबूल कर लेते थे। और दायरे इमरान खान थे, वो अब है नहीं वहां पर, तो इसलिए वो इजहार राय का जो, और या बल्कि यह कहना चाहिए जो इत्तेफाक राय नहीं है, वो खुलकर इस वक्त टीवी पे सामने आ रहा है। इसीलिए तो और भी ज्यादा जरूरी है कि जहां पर लीडरशिप की जो क्रेडिबिलिटी है एज के हकीकी तौर पे वो लीडर्स हैं पार्टी के, जब वो डाउटफुल हो, तो मेरे ख्याल में जैसे मैंने कहा कि इमरान खान से मिलने की इजाजत देनी चाहिए, मुशावरत की इजाजत देनी चाहिए। और मैं बहुत स्ट्रांगली इमरान खान से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा, मुतालबा भी करूंगा और उम्मीद भी रखूंगा कि वो पूरी जो अपनी राय रखते हैं वो इसके अंदर मुशावरत के अंदर अपनी टीम को बताकर भेजेंगे, और वो टीम फिर अपनी भरपूर तरीके से शिरकत करेगी उस मीटिंग में, और जो भी राय वो रखते हैं वो उस कमरे के अंदर आके सबके सामने रखी जाएगी। और आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ, लास्ट क्वेश्चन है सर, कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त क्या मसाइल है? यानी उनको किस तरह से वो इस लड़ाई को ख़त्म कर सकते हैं, और क्या इस पोजीशन में तहरीक इंसाफ है कि वो दबाव बढ़ा सके? वो एक शैडो कैबिनेट है, वो पार्लियामेंट के अंदर आती नहीं है, वो इस तरह के सवालात उठाती नहीं है, वो अपना किरदार सही अदा कर रहे हैं? देखिए, पार्लियामेंट में तो वो जो नहीं आते हैं, या जब वो आते हैं तो वो मानीखेज पार्टिसिपेशन नहीं, शिरकत नहीं करते हैं, उसकी तो मेरे ख्याल में ज्यादातर जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पे नहीं बल्कि हुकूमत पर बनती है। जब आप पार्लियामान को बेतौकीर कर देंगे, और उसकी मिसाल इससे बेहतर कोई नहीं कि जिस वक्त तहरीक इंसाफ आखिरकार मान गई थी। आपको पता है, मैं तो 2 साल से ही कह रहा था कि दूसरी सियासी पार्टियों के साथ ना बैठना एक गलती है, और सब दूसरी सियासी पार्टियों के साथ बैठ के रास्ता निकालना चाहिए। वो फाइनली आकर टेबल पर बैठ गए। जब आके बैठ गए तो अब मुज़ाकरात चल रहे हैं। उस दौरान में एजाज चौधरी के, सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जो हैं वो यूसुफ रजा गिलानी जो हैं ऑर्डर करते हैं, और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। वो इतने नाराज हो जाते हैं यूसुफ रजा गिलानी के, वो सेनेट चेयरमैन की वो चेयर करने से, सेशन से इनकार कर देते हैं। तो अब मैसेज क्या गया? वो तहरीक इंसाफ में लोग जो कहते थे कि इन सियासी पार्टियों के साथ बिल्कुल ना बैठो क्योंकि इनके पल्ले कुछ नहीं है, आपने तो उनको दुरुस्त साबित कर दिया। तो पहली बात तो ये है कि उस पार्लियामान को जितना आप इज्जत देंगे, जितने हकीकी मामलात और जितने उनका इख्तियार नजर आएगा, उतनी ज्यादा वजह बनेगी तहरीक इंसाफ के लिए भी या किसी और पार्टी के लिए भी कि उस पार्लियामान को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर वो नहीं होगा, चाहे वो कामयाब हो या ना हो, तो आपको पता है मेरी राय इसके अंदर बड़ी वाज़ेह है कि वो कामयाब की कितने चांसेस हैं, लेकिन उनके पास फिर कोई चॉइस ही नहीं रहेगी अस्मा, कि अगर पार्लियामान के अंदर उनको कुछ नहीं मिल रहा, अगर जुडिशरी के अंदर उनको कुछ नहीं मिल रहा, अदालतों में नहीं मिल रहा, तो फिर सड़कों पे रास्ता इख्तियार करेंगे, चाहे उसमें कामयाब हो या ना हो। मेरे ख्याल में हुकूमत को फिर से एक दफा दोबारा कोशिश करनी चाहिए, तहरीक इंसाफ को बिठाना चाहिए साथ, और सियासी मामलात का सियासी हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपतिया। बहुत सारे मौज़ूआत पे अभी भी गुफ्तगू रह गई है, किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं, लेकिन नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान जिन मुश्किलात से गुजर रहा है उसमें पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को ख़ास करके दहशतगर्दी के हवाले से, और ये एक मुश्तरकात में से एक पॉइंट है जिसके ऊपर इश्तराक पैदा किया जा सकता है, जिसपे शिरकत बढ़ाई जा सकती है, जिससे इत्तेहाद पैदा किया जा सकता है, और वो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग। सबको इकट्ठा करना होगा, सबको इकट्ठे बैठना होगा और निमटना होगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।